तो कंटिन्यू करते हैं हम कैश फ्लो में। अगला क्वेश्चन 9th नंबर। हालांकि मैंने आपको 9th नंबर क्वेश्चन होमवर्क दिया था, फिर भी मैं एक बार इसको स्पीड से फटाफट समझा देता हूं ताकि अगर किसी को डाउट हो तो वो डाउट क्लियर हो जाए और जिसको नहीं समझ में आया वो समझ भी लेगा। आप लोगों ने जितना किया अच्छी बात है। क्वेश्चन में आपने देखा कि क्या दिया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है और लास्ट में लिखा हुआ है प्रिपेयर कैश फ्लो और लास्ट में लिखा है मेक नेसेसरी अजम्पशंस। ठीक है, तो बैलेंस शीट नहीं दिया अब इस बार, ऐसा क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने 8th करवाया बिना बैलेंस शीट वाला, ऐसे 9th भी है, हो सकता है। कितनी एक्टिविटीज रहेगी? 3 तरह की एक्टिविटीज हम लिखते हैं। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 इन्वेस्टिंग और नंबर 3 फाइनेंसिंग। 3 एक्टिविटी। सबसे पहले है नेट प्रॉफिट 25,000। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखते थे वैसे भी 25,000, 25,000 रुपए, 25,000। लेकिन अब एक प्रॉब्लम बताता हूं। बैलेंस शीट से प्रॉफिट उठाते तो कंफर्म था वो आफ्टर टैक्स, आफ्टर प्रोविजन, आफ्टर डिविडेंड सब कुछ माइनस करने के बाद, इसलिए हम उसमें डिविडेंड भी ऐड करते, डेप्रिसिएशन भी ऐड करते, ट्रांसिट रिजर्व भी ऐड करते, सब करते। बट यहां आपको क्या पता कि ये किस तरह का है? कहीं लिखा ही नहीं है ये आफ्टर टैक्स है या बिफोर टैक्स है या आफ्टर डिविडेंड है, बिफोर डिविडेंड है, आपको क्या पता? कुछ नहीं पता। तो वैसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि पहली बात तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग तो जोड़ना ही है। तो डिविडेंड पेड 8535। मैं एक जनरल रूल बताता हूं वैसे तो, कि जब भी सिर्फ नेट प्रॉफिट वर्ड लिखे, बस सिर्फ नेट प्रॉफिट, तो वो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट जो होता होगा पीएनएल से आया होगा। और पीएनएल आप देखा कंपनी के फॉर्मेट में आजकल पीएनएल कहां खत्म हो जाता है? आप चाहे तो स्टेप्टर में जाके देखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में फॉर्मेट दिया है मैंने कंपनी का, तो वहां देखना आपके टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट, बस वहां खत्म हो जाता है। उसके बाद वहां डिविडेंड की कोई एंट्री नहीं है, अप्रोप्रिएशन की कोई एंट्री नहीं, ट्रांसिट रिजर्व की कोई एंट्री नहीं। आजकल पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही नहीं है, वही प्रॉफिट जाता है बैलेंस शीट में और वहीं से प्लस माइनस होता है। तो यानी आप जनरल एजम्पशन बताता हूं कि इस प्रॉफिट को आप हमेशा क्या एज्यूम करोगे? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेबल बट बिफोर डिविडेंड है, यानी इसमें टैक्स तो लेस किया हुआ है बट डिविडेंड लेस किया हुआ नहीं है, इसलिए मैं डिविडेंड को एड बैक नहीं करूंगा। तो डिविडेंड इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं वापस। दिया जरूर है डिविडेंड इंक्लूडिंग डीडीटी 8535, तो डिविडेंड पेड किया वो यहां आएगा, डिविडेंड प्लस डीडीटी जो है वो यहां आएगा 8535। पर वो जो अपन डबल लिखते थे ना, एक बार वहां एक बार है, तो वहां क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी इसमें से ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। चलो अक्सर हम अगर एजम्पशन बदल ले तो हम ये मान लें कि आफ्टर डिविडेंड है, तो फिर यहाँ डिविडेंड एड बैक कर दोगे, करोगे। लेकिन क्या करना कि क्वेश्चन में हम जब डाउटफुल एजम्पशन हो कि यार क्या ले क्या नहीं, तो आप यहाँ छोड़ दो। यहां तो कंफर्म आना है, बस वहां का कन्फ्यूजन है। तो हम एक काम करेंगे, पूरा क्वेश्चन करके देखेंगे, अगर हमारा आंसर वैसे ही मैच हो जाता है तो फिर इसका मतलब कि ये वाला एजम्पशन हमारा सही है। और अगर इतने का डिफरेंस आएगा 8535 का, तो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। ऐसे भी तो आप एजम्पशन चेंज कर सकते हो। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना चाहिए। प्रोविजन फॉर टैक्स 5000 एंड इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन क्या करते हैं हम यहाँ? ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स 5000, ये 5000 का प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस कर देंगे। अब मैं इसका प्रेजेंटेशन ढंग से नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ सोल्यूशन आपको बताना है। और टैक्स पेड यहीं के ही माइनस हो जाएगा 4248, क्योंकि ऑपरेटिंग होता है, टैक्स पेड यही माइनस हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 40, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा 40। बुक वैल्यू ऑफ असेट, असेट बेचना मतलब यहां होता है सेल ऑफ असेट। अब असेट की बुक वैल्यू थी आपकी 185 और आपने उसको लॉस में बेचा, यानी 145 में बेचा। डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया आपने, डेप्रिसिएशन यहां लिख देता हूं। अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट, यही क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी मिलेगा आपको, लेकिन वहां ये वाला पॉइंट नहीं मिलेगा, स्टार बनाया इसमें क्योंकि ये थोड़ा अलग हटके पॉइंट है। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता तो आप यहाँ एड बैक करते। क्यों ऐड करते? क्योंकि याद करो आप पीएनएल अकाउंट में
जब भी हम कुछ रिटर्न ऑफ करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह तो डेबिट करते हैं, उससे आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाता है तो आप इसको ऐड कर देते हैं। ऐसे कभी कभी इनकम भी राइट ऑफ होती है, जैसे आपको इकट्ठी ग्रांट मिल गई गवर्नमेंट से कैपिटल नेचर की बड़ी ग्रांट, तो आप धीरे धीरे उसमें से इनकम में पहुंचा रहे हो, तो इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल ग्रांट। तो ये इनकम वाली आइटम होती है, ये एक्सपेंडिचर है। अमोर्टाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल दोनों के लिए होता है। तो ये ऐड करते हो ना एक्सपेंडिचर वाले आइटम, तो इनकम वाली क्या करोगे माइनस। जैसे लॉस ऑन सेल ऐड करते हो तो प्रॉफिट ऑन सेल क्या करते हो माइनस, तो हम माइनस कर देंगे अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट, 6 को माइनस कर दूंगा। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 100, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं हम माइनस करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल। लेकिन इन्वेस्टमेंट बेचे कितने के हैं, तो बुक वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू 27,765। आपने इन्वेस्टमेंट बेचे 27,765 के, 100 के प्रॉफिट पर बेचे, तो प्रॉफिट प्लस होता है लॉस माइनस होता है। इतने रुपए आए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, तो ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। कैरिंग अमाउंट वर्ड दिया था यहाँ बुक वैल्यू वर्ड दिया था, WDV वर्ड दे सकते हो, तो ये तो बुक की एंट्री होती है। प्रॉफिट हुआ तो इससे ज्यादा और लॉस हुआ तो इससे कम। फिर आगे देखते हैं इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 2506 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक बार यहां आएगा इनकम है, और ये इनकम P&L में भी तो गई होगी, जबकि ये नॉन ऑपरेटिंग, हम यहाँ क्या लिखते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, तो यहां से ये इनकम माइनस भी तो होगी। 2506 इंटरेस्ट इनकम माइनस होगी, ये भी नॉन ऑपरेटिंग ये नॉन ऑपरेटिंग, इसलिए माइनस हो जाते हैं क्योंकि ये सब इन्वेस्टिंग में आते हैं, तो इनकम बराबर। फिर आगे चलते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस तो फाइनेंसिंग होते हैं क्योंकि वो डिबेंचर या लोन पे दिए होता है, तो ये भी यहां से हटके यहां आना चाहिए। तो यहां एक्सपेंडिचर हटाना है मतलब एड बैक करना है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यहां एड होंगे कितने रुपए 10,000, और यहां पर फाइनेंसिंग में आएंगे इंटरेस्ट पेड, कितने रुपए पे किया नीचे लिखा हुआ देखो 10,520। अब आपको डाउट यही था कि सर ये कैसे, ये दो इंटरेस्ट कैसे, तो भाई फर्क समझाता हूं मैं आपको, आपका डाउट यहीं पर है। वो ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंडेड वर्ड मतलब कि ड्यूरिंग द ईयर टोटल एक्सपेंसेस, उसमें आउटस्टैंडिंग एड भी हो गया, प्रीपेड माइनस भी हो गया, जो भी करना था सब प्लस माइनस हो गया। तो P&L अकाउंट में आप जो लिखते हो याद करो, उसमें आप क्या करते हो आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड माइनस करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग सब प्लस माइनस, नेट फिगर बाहर लिखते हैं। तो जो बाहर नेट फिगर लिखा है वो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर है, वेदर पेड और नॉट। तो ये 10,000 वो एक्सपेंडिचर वर्ड है, तो P&L में डेबिट तो वही हुआ होगा ना, इसलिए यहां ये एड बैक किया। P&L में पेड वर्ड जरूरी नहीं होता है, P&L में तो अक्रूड वर्ड जरूरी होता है। इंटरेस्ट अक्रूड भी हो गया तो भी लिखते हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग क्यों ना। तो ये फिगर में एक्सपेंसेस इंक्लूड है, और एक्चुअली पेमेंट आपने थोड़ा ज्यादा किया, ज्यादा क्यों किया होगा, तो हो सकता है 520 पिछले साल के दिए हो सकता है 520 आपने एडवांस दे दिए, तो यहां तो पेमेंट एक्चुअल पेमेंट आता है ना, तो यहां एक्चुअल पेमेंट आता है ध्यान रखो, और यहां पर से उतना लिखते हैं जितना P&L में से माइनस हुआ उतना ही प्लस करो। तो P&L में से माइनस 10,520 हुआ ही नहीं होगा, वहां P&L में माइनस हुआ होगा 10,000 लिख दिए। जैसे मैं एक और बात बताता हूं, आप P&L अकाउंट में इंटरेस्ट 10,520 था, उसमें से प्रीपेड माइनस कर दिया, क्या माइनस कर दिया प्रीपेड 520, तो बाहर कितना लिखा है 10,000। तो नेट प्रॉफिट निकालने में ये जो नेट प्रॉफिट आया है इसमें 10,000 लिखा है, इसलिए 10,000 इसमें एड बैक करेंगे। लेकिन जब पेमेंट तो एक्चुअली 10,520 का हुआ ना, ये फर्क होता है। तो ये डाउट था आपका। फिर आगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज होना, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होना। एक डाउट ये भी हो सकता है, वर्किंग कैपिटल अगर बढ़ाई है आपने, इसका मतलब आपने पैसा और इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। कैपिटल बढ़ना मतलब, या तो ऐसा समझ लो कैपिटल बढ़ी मतलब पैसा और आपका बिजनेस में इन्वेस्ट किया मतलब आउटफ्लो किया, कुछ खरीद लिया होगा। कितने रुपए 56,070। या ऐसा समझ लो कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज।
ये वर्किंग कैपिटल है। तो करंट असेट्स आपकी बढ़ गई होगी तो ही वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, या करंट लायबिलिटी कम हो गई होगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, दो ही कंडीशन है। तो आप किसी भी एंगल से सोचोगे सही जाएगा। एक तरीका मैंने बताया वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होना मींस अमाउंट इन्वेस्ट तो आउटफ्लो, असेट्स बढ़ना जैसे स्टॉक बढ़ना, बस अज्यूम कर लिया करो कि सपोज स्टॉक होता है तो स्टॉक बढ़ा मतलब और खरीदा तो माइनस, या करंट लायबिलिटी कम हुई होगी तो कैपिटल बढ़ेगी ना, करंट लायबिलिटी कम होना मतलब पैसा गया। परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स 14,560 रुपए परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स माइनस में। फिर इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर 3850, ये भी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, ये भी इन्वेस्टमेंट है। ये क्वेश्चन यूं देखा जाए तो और अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें डायरेक्ट दे रखी है। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है उस पर आपने खर्चा किया 34,740 यहां लिख देता हूं, ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। प्रोसीड फ्रॉम कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स पर पैसा आया तो 2 का कॉल्स इन एरियर्स का पैसा यहां लिख देते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट, अब ग्रांट 2 तरह की रिसीव्ड होती है, एक होती है फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे स्कूलों में नहीं होता है सैलरी बांटने के लिए ग्रांट आती है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, तो वो ग्रांट यहां आती, वो रेवेन्यू में आती ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन ये ग्रांट कैपिटल से रिलेटेड है इसलिए यहां आएगी, तो कैपिटल ग्रांट जो है वो यहां आएगी। कैपिटल नेचर की ग्रांट कितनी है 12। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, कौन से भी कोई से भी हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग हो या शॉर्ट टर्म बोरिंग है तो फाइनेंस ना, फाइनेंस है तो यहां आएगा 25,980 एंड 20,575। ठीक, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। इसमें आप ओपनिंग केस जोड़ देना, कितना ओपनिंग केस है 5003, तो क्लोजिंग आ जाएगा आपका केस 6988। मेरे हिसाब से इसमें और कोई डाउट नहीं होगा आपको, ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। एक बार टोटल लगा लेना, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का। 2-3 पॉइंट मेन थे, उस पर स्टार बना लेना। एक तो कैपिटल, ये ग्रांट अमोर्टाइज करना है, ये पॉइंट अच्छा था, है ना। एक एक्सपेंसेस वाला पॉइंट अच्छा था, एक्सपेंसेस यहां अलग लिखे और यहां अलग लिखे। अब अगर आपका इन सबका टोटल मैच हो जाता है यानी ओपनिंग, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, इसलिए टैक्स तो ऐड किया लेकिन ये बिफोर डिविडेंड था, आफ्टर टैक्स बिफोर डिविडेंड था ये प्रॉफिट। और अगर ये आफ्टर डिविडेंड होगा तो फिर डिविडेंड एड बैक करना पड़ेगा, तो उतने रुपए का आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो अभी तो फिलहाल ये मैच हो गया, 100% मैच हो गया होगा ये आपका। क्लियर। तो हम करते हैं स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 10। मैं आपको अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन बताता हूं। मैंने इनडायरेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, डायरेक्ट मेथड में कैश अकाउंट बने हुए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बने हुए क्वेश्चन करवाए, इजी थे, और मैंने कहा था लास्ट में रिपीट करेंगे। अब लगभग एक चैप्टर एंडिंग पर आ चुका है, तो मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 समझाता हूं, दोनों मेथड एक बार फिर से। पीएनएल अकाउंट बना हुआ दे रखा है, सारी इंफॉर्मेशन, अब कंप्लीट पीएनएल बड़ा, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला कि पीएनएल अकाउंट में सिर्फ क्या काम आता है, पीएनएल अकाउंट में सिर्फ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग जो डेबिट क्रेडिट हुए उनको रिवर्स करना, बस इतना काम आता है, बाकी सब अपने आप छूट जाता है। तो पूरा पीएनएल अकाउंट काम नहीं आता है। जैसे इसमें सेल्स दी है, क्या काम की, सेल्स रिवर्स करते हैं क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, लेकिन ये इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम में लिखा है, मतलब ये इन्वेस्टिंग, तो ये इन्वेस्टिंग में जाएगा, इसलिए आपको पीएनएल से रिवर्स करके कहां ले जाना पड़ेगा, तो ये काम का है। इस तरह के आइटम्स, डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है तो डेप्रिसिएशन काम का है। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है आपके पास, अप्रोप्रिएशन है, यानी आपका जो प्रॉफिट आया था 560 अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यहां तक तो पीएनएल खत्म हो गया, वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट था। अब उसके बाद अप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड, डिक्लेयर्ड डिविडेंड इंक्लूडिंग सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, और बैलेंस, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट की जो काम की बस वो दी, पूरी बैलेंस शीट नहीं दी। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन दिख रही है उसमें, फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फाइनेंसिंग पूछा ही नहीं क्योंकि दिया ही नहीं आपको कैपिटल के बारे में। इन्वेस्टिंग इसलिए नहीं पूछा क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स नहीं दी,
और वैसे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड जो होती है वो सिर्फ किसके लिए होती है, ऑपरेटिंग। इसलिए वो समझाना चाहते हैं, कंपेरेटिव समझोगे तो आपको क्लियर होगा कि क्या फर्क होता है। अब अभी बहुत सारे दिनों से हम बार बार इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, तो एक बार इनडायरेक्ट से ही करता हूं। पहले मैं इनडायरेक्ट मेथड से अगर हम कर रहे होते हैं इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से, तो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो कितना दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, कौन सा लूं अब क्वेश्चन ये भी। तो नेट प्रॉफिट अगर हम ऊपर वाला लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 510, देखो जरा 510 दिख रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 510। तो या तो आप ये ले लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर ये अवेलेबल है तो बेस्ट, और अगर ये नहीं होता कौन सा प्रॉफिट लेता हूं मैं, लास्ट सबसे आखिरी में अप्रोप्रिएशन की भी बाद में आप देखोगे तो लास्ट में बैलेंस सी माइनस डी 30 दिख रहा है, 30 वो ले लेता। वो अगर लेता मैं 30 लास्ट बैलेंस तो क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो क्लोजिंग P&L होता है। और इसी में आप ऊपर ध्यान से देखोगे तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड 50, यानी 2 साल की बैलेंस शीट होती थी ना ओपनिंग और क्लोजिंग, तो यहां P&L अकाउंट ब्रॉट फॉरवर्ड पिछली बार का दिया हुआ है 50 और इस बार का कितना होता 30 लेते। अगर आप कितना लेते 30, तो इस कंडीशन में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करने के बाद आपका कितना आता है, तो लॉस आता उल्टा। देखो ध्यान से, बड़ा नहीं घटा है ना। तो अगर मैं ये लेता तो ये होता नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 30 माइनस 50, तो लॉस में 20 ऐसे। तो अक्सर हम बैलेंस शीट से उठाते थे, तो बैलेंस शीट में तो ये फिगर होते थे जो एप्रोप्रिएशन के बाद वाले होते थे, डिविडेंड रिजर्व वगैरह। तो इससे भी करके बताता हूं, अगर ये होता तो क्या होता है। अगर ये होता तो हमें कंफर्म है कि इसमें आफ्टर डिविडेंड है, तो इसमें एप्रोप्रिएशन एड बैक करना पड़ता है। देखो अब एप्रोप्रिएशन कितने हैं, डिक्लेयर्ड डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व, तो डिविडेंड एड बैक करना पड़ता है। कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया, देखो वहीं पे 4.101 पेज नंबर पे लिखेगा 330, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना दिख रहा है आपको 200, ये लिखते थे ना हम, याद करो P&L से उठाते थे बैलेंस शीट से, फिर वही रिजर्व देखते थे कितने इंक्रीज हुआ रिजर्व, डिविडेंड एड करते थे। ये करोगे आप अगर प्लस माइनस, तो ये कितना हो गया 530 माइनस 20 510, 510 वहीं आ गए ना वहीं। तो अगर आप बैलेंस शीट से चलते हो तो वो आफ्टर एप्रोप्रिएशन होता है, इसलिए एप्रोप्रिएशन भी एड बैक करना पड़ता है। और ये बिफोर आफ्टर टैक्स बट बिफोर एप्रोप्रिएशन लिया मैंने, क्या लिखा बिफोर एप्रोप्रिएशन लिया मैंने, इसलिए मैंने इसमें डिविडेंड वापस एड बैक नहीं किया, क्योंकि डिविडेंड के ऊपर वाला ही फिगर ले लिया मैंने और जनरल रिजर्व से ऊपर वाला फिगर ले लिया मैंने, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लास्ट ईयर वाला लिया ही नहीं मैंने। तो ये सीधे करंट ईयर का प्रॉफिट ही आ गया ना, डायरेक्ट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ही आ गया ना, पिछले वाला इंक्लूड ही नहीं किया मैंने इसमें। ये फर्क रहता है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम क्या करते थे इसके बाद याद करो, उसके बाद हम P&L अकाउंट में से ढूंढते थे 2 चीजें, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, बस P&L का इतना ही काम है। तो ऊपर से चलता हूं, सेल्स ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये इनकम में है, तो इनकम वाली चीज तो हमें क्या करना पड़ेगी, माइनस इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम बीइंग नॉन ऑपरेटिंग है, क्या है नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसमें इंक्लूड है, हटाओ इसको, इसमें से माइनस कर देंगे। कहां ले जाएंगे, अगर पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होता तो ये जाती इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। स्टॉक एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं करना क्योंकि तो ऑपरेटिंग ही होता है। फिर आगे चलते हैं एक्सपेंडिचर, परचेज ये भी ऑपरेटिंग, वेजेस ऑपरेटिंग, एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट 60 रुपए का, इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट ऑन लोन या जो भी हो, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर वाला दिया हुआ है, तो ये किससे रिलेटेड होगा, फाइनेंसिंग, या तो डिवेंचर इंटरेस्ट होगा या लोन पर इंटरेस्ट होगा, फाइनेंसिंग में जाएगा। तो यहां ऐड कर दो, कितना 60 वहां चले जाएगा। डेप्रिसिएशन यहां क्यों आएगा, क्योंकि ये नॉन कैश है। कहां जाएगा दूसरी बात, तो वो अकाउंट बनाते हैं वहां पर, बस। उसके बाद आया टैक्सेशन कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 710 और टैक्स प्रोविजन है 200, तो टैक्स प्रोविजन भी हम ऐड करते हैं, क्योंकि प्रोविजन जो होता है वो नॉन कैश होता है। प्रोविजन तो प्रोवाइड किया ना, अभी दिया था,
तो प्रोविजन एड बैक करेंगे। और ये एड बैक क्यों किया? क्योंकि मैंने ये आफ्टर टैक्स लिया। अगर मैं बिफोर टैक्स लेता यानी सीधे 710 ही ले लेता, देखो ऊपर बिफोर टैक्स में 710 था, तो फिर ये डायरेक्ट 710 ही आया था ना, फिर मुझे एड बैक थोड़ा नहीं करना पड़ा। लेकिन आपको याद होगा टैक्स प्रोविजन के साथ हमने टैक्स पेड वर्ड भी लिखा अक्सर, जितना ड्यूरिंग द ईयर में पे किया, तो उसके लिए आपको नीचे एक प्रोविजन अकाउंट दिया होगा, टैक्स प्रोविजन अकाउंट, वो बना लोगे। बहुत बार बनवाया है वैसे तो मैंने आपको। क्या दिया हुआ है? उल्टा दिया हुआ, बैलेंस शीट पहले करंट ईयर की दी, 180 था, तो टैक्स प्रोविजन अकाउंट अगर मैं बनाता हूं छोटा सा, ये बात तो आगे समझ में। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। अब आज तक आपने टैक्स प्रोविजन अकाउंट तो बहुत बार बनाया, एक नई चीज दे रखी है, एडवांस टैक्स पेड भी दे रखा है, तो इसका भी अकाउंट बना लेते हैं। टैक्स प्रोविजन 180 ओपनिंग में है और क्लोजिंग में है 200। एडवांस टैक्स तो असेट्स होता है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना एक तरीके से। तो 180 ओपनिंग बैलेंस बीटी ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? 195। ये दिए हुए हैं आपको फिगर। अब हम एंट्री करते हैं। तो आप सोचो कि नंबर 1 ये एडवांस टैक्स जो दिया है, ये एडवांस टैक्स क्यों दिया होगा? टैक्स लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए। तो लास्ट ईयर की टैक्स लायबिलिटी आपने अज्यूम की थी, प्रोवाइड की थी, एस्टिमेट की थी 180 और दिए 180, तो क्या और देना पड़ेंगे? नहीं ना। तो डेफिनेटली ये तो यहीं सेट ऑफ हो जाना चाहिए, तो ये चले जाता है टैक्स प्रोविजन अकाउंट में, ये ट्रांसफर एंट्री हो जाती है इसकी टू एडवांस टैक्स। तो अभी तक के क्वेश्चन में एडवांस टैक्स नहीं था, इसलिए हमें पूरा का पूरा टैक्स या इससे रिलेटेड कुछ पेमेंट दिया होता था। इस बार उन्होंने पेमेंट बता तो दिया कि एडवांस टैक्स दे चुके हैं लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का एडवांस टैक्स लास्ट ईयर के प्रोविजन से सेटअप हो गया। कम होता तो भी, ज्यादा है तो भी, या बराबर है तो भी, 180 है तो 180, 170 होता, 190 जो भी होता, आप यहां से यहां ले आना एडवांस टैक्स पे, क्योंकि हर एक साल का असेसमेंट अलग अलग होता है, अपन ने इनकम से पढ़ा। तो लास्ट ईयर का एडवांस टैक्स लास्ट ईयर के लायबिलिटी में से सेटअप होगा, कम हो तो भी, ज्यादा हो तो भी, ज्यादा हो तो रिफंड मिल जाएगा गवर्नमेंट से। तो यहां से काट लिया, यानी यहां पर हमें टू कैश की एंट्री नहीं करना पड़ेगी। ये 180 हम ऑलरेडी पहले ही दे चुके थे, इस साल नहीं दी, वरना अब तक के क्वेश्चन में ये 180 इस साल देते थे, बट इस बार एडवांस टैक्स पिछले साल से आया, इसका मतलब पेमेंट पिछले साल हो चुका। तो सर इस साल ये 195 कैसे आ गया? तो डेफिनेटली आपका इस साल आपने पेमेंट किया होगा, यानी आपने पेमेंट किया होगा एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक 195। तो ये एडवांस टैक्स अकाउंट में 195, ये आपने ड्यूरिंग द ईयर में पे किया 195, ये आपका पेमेंट है ड्यूरिंग द ईयर। और इसका बैलेंस क्या आता है? इसका बैलेंस ये आता है कि सर जब पिछली बार का प्रोविजन खत्म हो गया तो नया प्रोविजन कहां से आया? तो नया प्रोविजन ऐसा आया कि P&L से बनाया। तो अल्टीमेट हमें क्या क्या लिखना है फिगर? हमें ये दो फिगर लिखना है। हमने ड्यूरिंग द ईयर में प्रोविजन इतना बनाया और ड्यूरिंग द ईयर में पेमेंट 195 किया, टैक्स पेड फॉर द ईयर, करंट ईयर, ऐसे करना पड़ेगा इसको। ये एक नई बात सीखने को मिलेगी। फिर आगे चलते हैं। अब P&L अकाउंट्स और क्या लेना है? हम ऊपर से चले थे, सीक्वेंस में सब लिया, डेप्रिसिएशन लिया, टैक्स तक लिया। टैक्स के बाद के आइटम क्यों नहीं लेना है? रिजर्व वगैरह, क्योंकि मैंने ये पहले बिफोर अप्रूवेशन लिया, वरना मैं जनरल रिजर्व भी लेता और डिविडेंड भी लेता। क्लियर है? हो गया यहां तक। अब चेंज इन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो है आपके 400 थे, सॉरी 250 थे और 400 हो गए, मीन्स इंक्रीज हुए तो 150 माइनस में। इन्वेंट्रीज भी इंक्रीज हुई 20, तो माइनस में इन्वेंट्रीज इन स्टॉक। ट्रेड पेबल्स, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, लायबिलिटी इंक्रीज होना मतलब पैसा आना कितना, 20 है ना। लायबिलिटीज क्या है इसमें? ट्रेड पेबल्स। लायबिलिटी इंक्रीज होना मतलब पैसा हो रहा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये भी इंक्रीज हो रही, तो लायबिलिटी इंक्रीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं 10 से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी इंक्रीज हो गए। क्लियर यहां तक? ठीक है, देख लो जरा बराबर आपका 100, 160, 60, 195,
150, 20, 20, 10, 10। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई आपकी 445। एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 510 माइनस 100 प्लस 60 प्लस 100 प्लस 200 माइनस 195 माइनस 150 माइनस 20 प्लस 20 प्लस 20 445। ये अकाउंट समझ लेना अच्छे से। अब हम इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करते हैं। जब डायरेक्ट मेथड से आप करते हो क्वेश्चन को, तो आपको उल्टा चलना ही नहीं पड़ता है, आपको नेट प्रॉफिट से नहीं चलना पड़ता। आप तो ऑपरेटिंग से जो आया इनफ्लो वो लो, और जो गया वो माइनस कर दो, बस। नॉन ऑपरेटिंग अपने आप छूट जाएगा, नॉन कैश अपने आप छूट जाएगा। ये उल्टा रिवर्स है। तो अब इस क्वेश्चन में फिर से चलते हैं ऊपर ही। नंबर 1 सेल्स दे रखी है, तो चाहे कैश सेल्स दे रखी हो या क्रेडिट सेल दे रखी हो, कोई सी भी सेल्स दे रखी हो, पीएनएल अकाउंट में जो सेल्स दे रखी है वो कैश और क्रेडिट दोनों मिला के होगी। तो हमें तो यहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी याद करो आप, ऑपरेटिंग का फॉर्मेट में लिखवा रखा आपको डायरेक्ट मेथड में। तो यहां हम लिखते हैं कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर से कलेक्शन, कैश कलेक्शन हो वो भी और डेटर्स कलेक्शन हो वो भी। तो कैश सेल्स होता तो वो भी लिखना है यहीं पर आपको, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है वो भी यहीं लिखना है। तो कैश सेल्स तो डायरेक्ट लिख देता मैं, और क्रेडिट सेल में से कलेक्शन कितना हुआ ये कहां से पता लगे। तो अभी तक आपने जो डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन किए वो बहुत इजी वाले किए, क्योंकि उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था, रिसिप्ट में क्लियर दिख गया था, कलेक्शन उठा के लिख दिया। तब मैंने कहा था कि डायरेक्ट मेथड का सही मायने में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यहां पर आपको अब कलेक्शन निकालने के लिए एक छोटा सा डेटर अकाउंट बनाना चाहिए। डेटर अकाउंट में ओपनिंग डेटर यानी ओपनिंग डेट रिसीवेबल्स कितने दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में। ओपनिंग रिसीवेबल्स दे रखे हैं हमें 250, क्लोजिंग कितने दे रखे हैं 400, और सेल्स कितने की हुई ड्यूरिंग द ईयर में, सेल्स हुई 4150 की सेल्स। तो डेटा अकाउंट में 4 आइटम मेन होते हैं, बाकी बेड डेट्स भी हो सकता है, डिस्काउंट आता है, लेकिन है नहीं। पीएनएल अकाउंट में कहीं डिस्काउंट या बेड डेट्स होता तो बराबर लिखना है यहां पर, ठीक है, डिस्काउंट बेड डेट्स नहीं है। तो पीएनएल अकाउंट में से ढूंढना पड़ेगा तुमको कि डिस्काउंट बेड डेट्स तो नहीं है कहीं, अगर होता तो यहां लिखना पड़ता, नहीं है। इसका मतलब ये कि हमने 250 की सेल की, 4150 की इस बार सेल की, टोटल मिला के मुझे 4400 लेना थे, लेकिन आखिरी में अभी भी 400 लेना है। इसका मतलब 4000 रुपए आ गए होंगे, रिसीव्ड कलेक्शन 4000, तो 4000 कलेक्शन फ्रॉम ये होता है डायरेक्ट मेथड का सही तरीका करने का। कि जब आपके पास कैश अकाउंट बना हुआ ना हो तो आपको हर आइटम में कैश निकाल के देखना पड़ेगा, डेटर अकाउंट से, क्रेडिटर अकाउंट से, एक्सपेंसेस में से भी आउटस्टैंडिंग वगैरह हटा के कैश कितना दिया वो निकालना पड़ेगा, तब जाके आपकी मेथड हो पाएगी। और फर्स्ट नंबर इलस्ट्रेशन याद होगा, किसी को डाउट भी था कि सर उसमें चेंज इन डेटर्स क्यों नहीं किया, तो खाली क्रेडिट सेल अलग दी थी, उसमें नीचे डेटर का बैलेंस दिया था क्या आपको, फिर आप चेंज कैसे कर सकते थे। चेंज इन डेटर्स के लिए आपको डेटर का बैलेंस तो चाहिए। कुछ बच्चों ने ऊपर जो पीएनएल अकाउंट में जो क्रेडिट सेल थी उसी को चेंज इन डेटर्स मान लिया था। अरे वो कैसे हो सकता है, उसमें से तो पैसा आया होगा ना। तो उस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट मेथड से तो हो ही नहीं पाता वो क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट मेथड के लिए तो हमें डेटर के ओपनिंग क्लोजिंग तो चाहिए कम से कम, और अकाउंट नहीं बना पाओ चलो मान लो, तो यही लिख देना आप क्या 250 प्लस 4150 और माइनस 400, तो बचा कितना 4000। तो जब तक ये बैलेंस नहीं होगा चेंज कैसे निकाल पाओगे। इसलिए उस क्वेश्चन को आपको चेंज वगैरह कुछ नहीं लिखना था, बस जितनी पीएनएल आइटम थी उतनी प्लस बस यहीं तक रोक देना था उस क्वेश्चन को, है ना। ये सब नहीं कर पाते क्योंकि उसमें चेंज दिया ही नहीं था कहीं से कहीं पर। फिर आगे चलते हैं, चलिए। उसके बाद हम क्या लिखते थे, पेमेंट टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज, यानी पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के लिए या तो क्रेडिटर अकाउंट बना लो आप, या फिर यहां परचेज कितनी दे रखी है, यहां पर परचेजेस दे रखी है 2400 और नीचे ट्रेड पेबल्स कितने दिए हुए हैं, ट्रेड पेबल्स आपको दिए हुए हैं नीचे
250 एंड 230 दिए, देखो जरा। तो क्रेडिटर अकाउंट अगर मैं बनाता हूं तो क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग ट्रेड पेबल्स है 230, क्लोजिंग कितने 250। अब परचेस किस तरफ आती है क्रेडिटर अकाउंट में? परचेस इस तरफ आती है और पेमेंट इस तरफ आता है, कैश पेमेंट, कैश या बैंक जो भी। तो कुछ भी एक गायब करेंगे वो आपसे। अब यहां आपको परचेसेस दे रखी, कितने दे रखी परचेसेस? यहां पर 2400, तो ये प्लस माइनस करोगे तो आ जाएगा 2380, ये पेमेंट 2380। तो हमेशा डायरेक्ट मेथड में दो अकाउंट तो कंफर्म बनाना पड़ेंगे। इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल पेबल होते तो उसके अकाउंट भी बनाना पड़ते। फिर आगे चलते हैं। फिर डायरेक्ट मेथड में और क्या लिखते हैं? पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या लिखते हैं? पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखेंगे, बाकी नहीं। अब यहां अलग अलग नहीं लिखने बैठेंगे, हम सबका एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट वापस आओ, ऊपर फिर से आए हम, तो नंबर 1 सेल्स हमने लिख दी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लिखना ही नहीं क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है, यहां लिखना ही नहीं। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ ऑपरेटिंग ही लिखते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट नहीं लिखना क्योंकि डायरेक्टली वो क्या हुआ, परचेज और सेल में एडजस्ट हो चुका है। परचेज हमने कर ली। वेजेस, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस 800 और 200। तो पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी कितने की वेजेस है? 800 रुपए की पीएनएल अकाउंट में। लेकिन आप एक बात सोचो कि 800 रुपए की वेजेस दी आपने, ठीक है, मानी बात है, 800 रुपए की दी आपने टू कैश 800 रुपए। लेकिन बात यह है कि क्या वाकई 800 रुपए का कैश पेमेंट हुआ होगा? अगर 800 रुपए का कैश पेमेंट हुआ तो एग्जैक्टली ड्यू भी इतना ही और पेड भी इतना ही, तो नो प्रीपेड नो आउटस्टैंडिंग। बट आप देखोगे नीचे तो आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस नजर आ रही है 40 और 50 दिख रही है। फिर वही बात, मैं अगर इसका अकाउंट बना के करता हूं वेजेस का, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 40, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितनी 50, और वेजेस पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कितनी की आपने? तो पीएनएल में डेबिट और यहां क्रेडिट, यहां से पीएनएल में डालते हैं ना अपन वेजेस अकाउंट, तो वो कितना है पीएनएल अकाउंट में आपने जो ट्रांसफर की है वो है आपकी 800। तो इसका मतलब ये 840 माइनस दिस 790 का पेमेंट किया होगा आपने। पेमेंट कितना किया होगा? 790 का। या तो ऐसे समझ लें 790 पेड, या फिर कैसे समझ लें कि आप पीएनएल वाले तरीके से आए। पीएनएल अकाउंट में याद करो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बना होगा तो पीएनएल अकाउंट में वेजेस जब लिखी होगी ट्रेडिंग पीएनएल में, तो बाहर लिखी होगी 800, लेकिन एक्चुअली पेमेंट क्या करते हैं यहां पे? आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और ओपनिंग माइनस करते हैं, याद करो, फिर नेट फिगर बाहर आता है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था इसमें? 40, और क्लोजिंग कितना था? 50। तो अगर आप उल्टा चलोगे तो ये प्लस करना पड़ेगा आपको और ये माइनस, तो कितना आ जाएगा? 790। तो पीएनएल अकाउंट अक्रूवल कंसेप्ट से बनता है, इसमें ड्यू वाली चीज लिखी होती है, ये एक्चुअली कैश वाले नहीं होती। जैसे सेल्स में आपने देखा तो सेल्स लिखी है 4000, लेकिन ये पूरी कैश में थोड़ी ना। तो हमें हर चीज की, हर आइटम की कैश वाला पार्ट निकालना है। तो कैश वाला पार्ट तो ये हुआ ना, ये थोड़ी ना, तो इससे 790। और इसी से एक चीज और सीख लो आप, इधर वाला कंसेप्ट कि सर इसमें आप ऐसा क्यों नहीं करते, तो इसमें क्यों नहीं करते उसका लॉजिक समझो। यहां पर आपका नेट प्रॉफिट जो आया 510, वो 800 लेस करके आया था। देखो ध्यान से, 800 लेस करके आया था ना। क्या 800 पूरे कैश में थे? नहीं थे। तो हमने क्या किया था, यहां देखो, वेजेस 50 और 40, वेजेस करंट लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी हमने क्या की थी? करंट लायबिलिटी 10 प्लस की थी। देखो ध्यान से, 10 प्लस क्यों की थी? आप ध्यान से समझना। इस 510 में 10 अगर इंक्लूड कर देता हूं मैं, इस 510 में अगर मैं 10 इंक्लूड कर देता हूं, इसका मतलब यहां बचा 790। अब आ गया ना एग्जैक्ट, यानी प्रॉफिट, ये 510 का जो प्रॉफिट है पूरा कैश प्रॉफिट नहीं है। ये 510 का प्रॉफिट पूरा कैश नहीं है, इसमें से 10 रुपए का प्रॉफिट आप हटाओ। ये 10 रुपए कैश दिए ही नहीं है आपने, 10 रुपए आपने 790 दिए, तो 800 क्यों लिख दिए? तो 790 ही दिए, और 790 लिखे होते तो प्रॉफिट कितना आता? 520।
इस लॉजिक पे। इसलिए इसमें करंट लायबिलिटी का और करंट एसेट्स का क्यों एडजस्टमेंट करते हैं, उसका रीजन ये है कि इस प्रॉफिट को हमको कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। ये प्रॉफिट अक्रूड प्रॉफिट है, क्रूअल बेसिस पे आया है, हमें इसको कैश में कन्वर्ट करना है। तो आउटस्टैंडिंग जो बढ़े घटे इन सबको प्लस माइनस करना है। ठीक, तो अकाउंट बना के करना ज्यादा अच्छा है। ऐसे में एक और बार बता देता हूं, अदर एक्सपेंसेस भी लिखे हुए हैं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी पीएनएल में कितने दिए 200, लेकिन इसमें भी आप देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 10 दिया है, क्लोजिंग 20 दिया है तो सॉरी उल्टा दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग 20, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सही है। अब इसको अकाउंट बना के बताऊं तो एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाता हूं तो ओपनिंग 10 है, क्लोजिंग 20 है, और आपने पीएनएल से उठाया फिगर 200, यहां लिखना हो ध्यान रखना, पीएनएल का फिगर यहां, पीएनएल से डेबिट उठाया या क्रेडिट, और कैश पेमेंट कितना होगा, तो 200 तो अक्रूवल है, पीएनएल से आया, वो तो आउटस्टैंडिंग एडजस्ट करने के बाद आया है। 200 ये 10 और माइनस 20 यानी 190, 190 का ही पेमेंट हुआ होगा, 190 का ही पेमेंट हुआ होगा। और 190 रुपए के पेमेंट में ये इस तरीके से, और कुछ बचा, 4000 हो गया, 2310 हो गया, 790 हो गया, 190 हो गया। और अब लास्ट टैक्स कितना पे किया, तो टैक्स की वर्किंग में आपको बता चुका हूं, ड्यूरिंग द ईयर में अल्टीमेट टैक्स पेड जो किया है वो 195 किया है। यहाँ एडबैक नहीं करना है। एडबैक क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमने पीएनएल प्रॉफिट से चले ही, ये तो एडबैक क्यों करते हैं, क्योंकि रिवर्स उल्टा इफेक्ट है, तो उल्टा इफेक्ट है, सीधे सीधे इफेक्ट दे, तो जितना दिया उतना लिखो ना, ये इतना लिया और ये इतने दिए, बस उतना लिखो। तो सब में सब ने क्या करा, नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग हटा दी, आउटस्टैंडिंग हटा दिए, जितना दिया बस उतना उतना लिखा। अब आप इसका भी टोटल लगा के देख लो, बराबर आ जाएगा 445। ठीक है, देखता हूँ 7,4000 माइनस 2380 माइनस 190 माइनस 190 माइनस 95। ठीक, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। नेट प्रॉफिट रिवर्सल इफेक्ट विथ चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। डायरेक्ट मेथड, नो चेंज इन करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, नो नेट प्रॉफिट, ओनली डायरेक्ट कलेक्शन पेमेंट ऑपरेटिंग रिलेटेड, नॉन ऑपरेटिंग अपने आप छोड़ दो, इंटरेस्ट लिखा ही नहीं कहीं, डिविडेंड कहीं लिखा ही नहीं मैंने, क्योंकि जरूरत नहीं थी। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और करना है आपको, और वो है इसके ही बाद में क्वेश्चन नंबर 11। और मेरे हिसाब से अब आपको लगभग मेरा तरफ से कैश फ्लो काफी हद तक खत्म हो चुका है, और अब अगर आपको डाउट आया तो आप अलग से पूछ लेना। तो होमवर्क नोट करो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 5, 7, 12, ये एक्सरसाइज, ये उसमें इलस्ट्रेशन में से 5, 7, 12, और क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में से 3 तो हमारे हो चुके हैं नोट्स में कवर, 4th वाला बाकी, तो 4th वाला भी होमवर्क रहेगा। ठीक, और इधर से अभी मैंने 10th जो करवाया उसी के जैसा 11th नंबर क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का। तो अब एसएम के आप सारे गए ना, कुल मिला के पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। अब सब क्वेश्चन आपको करना, जो जो स्टडी मटेरियल बचा आप लाइन से या तो 1 by 1 चलते चले जाएं, जो कॉमन है नोट्स में वो छोड़ते जाएं और बाकी 1 by 1 करते चले जाएं। लेकिन पहले इस क्वेश्चन के जैसा 11th है वो रिपीट करो, ताकि हैंड टू हैंड समझ में आए, है ना, इसी के जैसा क्वेश्चन है, फिर आगे पढ़ना। थैंक यू सो मच।